आज मैं वर्ग 7 के अंतर्गत पाठ 4 पूस की एक रात पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं। ये कहानी का दृश्य है बच्चों। ये हल्कू है, ये सहना है। ये पूस की रात कहानी का फर्स्ट प्लॉट है। ये इसको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी जो है पूस की एक रात। बच्चों ध्यान दो, पूस एक रात। चैप्टर का जो शीर्षक है पूस का मतलब लास्ट दिसंबर और 15 जनवरी, माने 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच के पीरियड को पूस का महीना कहते हैं। यह आप जानते हैं कि दिसंबर एंड जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये लास्ट और फर्स्ट साल का सबसे ठंडक महीना होता है। उस ठंडक महीना में पूस का महीना जो होता है वो भयानक ठंडक होता है। और उस पूस 30 दिन की महीना में 30 दिन में एक रात की चर्चा प्रेमचंद जी कर रहे हैं। जिस तरह से बच्चों अगर चावल पकाते हैं तो एक चावल को टटोल लेते हैं तो सारे हारी के चावल की हालत की स्थिति पता चल जाता है। उसी तरह से प्रेमचंद जी पूस महीना का एक भयानक रात्रि ठंडक से भरा महीना का एक रात्रि की चर्चा कर रहे हैं। पहले तो चर्चा करने से पहले प्रेमचंद जी के बारे में मैं बता दूं कि प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय, नवाब राय, और हिंदी साहित्य की दुनिया में जब इन्होंने कदम रखा तो इनका नाम प्रेमचंद जी पड़ गया। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम माता पिता के द्वारा रखा गया नाम धनपत राय था, जो बचपन में ये अपने टीम का रिंग लीडर थे। बचपन की दृश्य इनकी कहानी को पढ़ेंगे या इन्होंने कहानी में जो जिक्र किया है वह वास्तविकता को दर्शाया है। हकीकत क्या चीज़ है इन्होंने इसको दर्शाया है। इन्होंने समाज, परिवार, देश, पर्यावरण, मानव नेचर पर आधारित कहानी लिखे हैं। इन्होंने बच्चों इस कहानी के माध्यम से अमीरी और गरीबी के बीच होने वाले खाई को दर्शाया है। अमीरी और गरीब के बीच मौसम भी उच्च भेदभाव करते हैं। इस कहानी के माध्यम से बताया है प्रेमचंद जी ने कि जो अमीर आदमी होते हैं वो अपने विधि व्यवस्था और संपन्नता अमीरी की वजह से अपना समय खेप लेते हैं, परंतु जो गरीब आदमी होते हैं वो समय तो उनका भी बीत जाता है मगर बड़ा ही दर्दनाक समय बीतता है। बच्चों इन्होंने इस कहानी में ये दर्शाया है पूस की एक रात में कि एक संपन्न व्यक्ति कैसे पूस का रात काटता है और एक विपन्न व्यक्ति कैसे पूस का रात काटता है। दोनों तो रात्रि काटते हैं परंतु दोनों को काटने का अलग अलग तरीका है। बच्चों अमीर आदमी और गरीब आदमी, इस दोनों की फासला को प्रेमचंद जी ने बताया है। वास्तव में ठीक ही कहा गया है कि प्रेमचंद जी हमारे सामाजिक परिवेश के अंतर्गत जो हकीकत बात है उनको उन्होंने इस कहानी के माध्यम में बताया है। इस कहानी में एक किसान है जिसका नाम है हल्कू और उसकी पत्नी का नाम है मुन्नी। वह बड़ा ही कठिन परिश्रम करके अपना जीवन यापन करते थे, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। परेशानियों से भरा ज़िंदगी, अभावग्रस्त ज़िंदगी व्यतीत करते थे। उनके माध्यम से उनकी स्थिति को दर्शाते हुए
लेखक बताए हैं, उन्होंने दर्शाया है कि एक ऐसे भी आदमी हैं जिनको एक कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, और एक ऐसे धनवान आदमी हैं कि जिनके पास तोशक, तकिया, मसलंद, बड़े बड़े ओवरकोट है, और एक ऐसे आदमी है जिनके पास एक कंबल भी नहीं है। दोनों अब रात्रि काटते हैं, परंतु जारा उनके यहाँ जाता है तो डर से भाग जाता है वहाँ की विधि व्यवस्था को देखकर, और वो कंबल ओढ़े रहता है तो उसको खोज खोज करके पकड़ता है, क्योंकि वो कमज़ोर है, अभाव है। इसीलिए प्रेमचंद जी हमारे पारिवारिक सामाजिक परिवेश में वास्तविक घटना को दर्शाया है। कहानी का फर्स्ट प्लॉट है, एक गरीब किसान के स्थिति को दर्शाते हुए बताया है कि हल्कू ने आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह से गला तो छूटे। हल्कू जाकर अपनी पत्नी को कहती है कि सहना आया है, उसको पैसा दे दो। अब प्रतिक्रिया क्या होता है? मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओ आएगा। वो झाड़ू लगा रही थी मुन्नी, वो पलटकर बोली कि 3 ही रुपए हैं रखे हुए, और भी दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे। देखो बच्चों, एक बकाया सहना है जो उसका बकाया है। हल्कू चाहता है कि वो उसको दे के गला छूटे, उससे पीछा उसका कर्ज खत्म हो जाए, वो मांगने ना आवे। एक मुन्नी डर रही है कि जाड़ा में कैसे कंबल के बिना जाड़ा काटेंगे। एक तीनों का 3 सोच है। अब देखिए सहना क्या प्रतिक्रिया होता है। माह पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अब भी नहीं। मुन्नी कहती है कि पूस के महीना में रात्रि में खेत की रखवाली कैसे करोगे बिना कंबल का, और कह दो जब फसल कटेगा तो पैसा दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। अनिश्चित दशा, जिस दशा का कोई निश्चित नहीं हो, खड़ा रहा चुपचाप सुनकर। पूस सिर पर आ गया। पूस सिर पर आ गया का मतलब कि अगहन महीना बीत रहा था, अगहन के बाद पूसे था। हाँ, पूस सिर पर था माने पूस महीना नज़दीक था। बिना कंबल खेत में रात को वह किसी तरह से नहीं, किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ और गालियाँ देगा। जारों में मरेंगे किंतु बला तो सिर से टल जाएगी। हल्कू कहता है कि अरे उसको पैसे दे दो, नहीं पैसा देंगे तो गाली देगा, घुड़कियाँ देगा, और उस गाली या घुड़कियाँ सुनने से चलो पूस का रात काट लेंगे ठंडा में, मगर उसका गाली और घुड़कियाँ तो नहीं सुनना होगा ना, दे दो पैसा उसको, किसी तरह अपना पूस को काटेंगे। अब देखो क्या होता है, अभावग्रस्त समय को देख लो, दोनों पर क्या प्रतिक्रिया है। इतना अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत कर रहा है वह हल्कू नामक किसान। यह सोचता हुआ वह पत्नी के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, है ना। यह गाली की डर से वह पत्नी के पास गया। पत्नी किसी भी तरह राजी नहीं थी, वह पैसा देना नहीं चाह रही थी, उसे कंबल खरीदना था, क्योंकि घर जो है घरनी से चलता है, वो दूरदर्शी होती है, वो अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेगी इसके बारे में वह हमेशा सोचती रहती है। वह सोची कंबल के बिना कैसे जा रहा, में ठंडा मार देगा तो समाप्त हो जाएंगे, वह दूरदर्शी है। फिर क्या होता है, फिर भी हल्कू उसको खुशामद करके बोला।
ला दे गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। हल्कू कहता है अरे दे दो उसका पैसा, लाओ, वो चल जाएगा, उसका कर्ज चुक जाएगा, अच्छा रहेगा, कंबल नहीं होगा, हम दूसरा उपाय करेंगे। अब देखिए, मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली। आंखें तरेरती हुई बोली मतलब क्या हुआ? जो नज़दीक में हल्कू था मुन्नी, वो नज़दीक की दूरियां बढ़ गई, वह पीछे हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली मतलब गुस्सा कर दिखाकर बोली। क्या बोली? सो देखें, कर चुके दूसरा उपाय, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। आंखें को तरेरते हुई बोली कि कर चुके दूसरा उपाय। वाह, हाँ, जरा सुनूं सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? उसकी पत्नी बोलती है मुन्नी कि जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे कंबल के लिए? पहले सुन लेती हूँ तब पैसे दूंगी। अब देखिए परिस्थिति, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल, न जाने कितना बकाया है जो किसी तरह चुकने में नहीं आता। मैं तो कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बकाया दे दो। चलो छुट्टी हुई, बकाया चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती करने से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। देखिए बच्चों, मुन्नी दूरदर्शी है, वह कहती है ठीक है बकाया है तो दे देंगे बकाया, इतना परिश्रम करके खेती किए हैं, खेती से फसल होगी दे देंगे पैसा, अभी तो मेरे पास है नहीं, कितना पैसा है जो हम नहीं दे देंगे उसका बाकी। और उस पर वह अभावग्रस्त अपनी समस्या पर वह बोली कि मैं इस साल से खेती छोड़ देता हूँ, क्योंकि खेती में मर मर करके काम करना पड़ता है और जो उपज होता है वो बकाया वाला को दे देना पड़ता है, हमको तो कुछ मिलता नहीं है, तो ऐसा काम क्यों करे? अपना मजदूरी करके जो है सो मजदूरी करके पेट भरते हैं, खेती करते हैं तो बकाया वाला को दे देते हैं। लगता है हमारा जन्म बकाया वाला को चुकाने के लिए ही हुआ है। अब आगे देखिए बच्चों, वह कहती है मैं रुपए न दूंगी, हरगिज पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे देखिए, हल्कू उदास होकर बोला क्या गाली खाऊं? मुन्ने ने तड़प कर कहा गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। बच्चों, मुन्नी समझदार महिला है, कुलीन महिला है। जब हल्कू बोला कि देखो कंबल के लिए नहीं रख ली हो ठीक है, मगर इस समय अगर हम उसको पैसा नहीं देंगे तो हमको गाली देगा, तो हम गाली जो सुनेंगे तो तुमको सुनने में ये अच्छा लगेगा? तुम परिस्थिति को समझो, अभी उसका पैसा दे दो, कंबल हम कोनो उपाय लगा कर किन लेंगे। अब ये अभावग्रस्त गरीबी जो है सो दोनों को झकझोर रहा है। हल्कू तैयार है कि हम ठंडक से कट लेंगे मगर गाली नहीं खाएंगे। सहना समझती है कि कंबल ले लेते हैं, फसल होगा तो पैसा दे देंगे, कहीं कंबल नहीं होगा तो इनको ठंडा मार उड़ देगा तो समाप्ते हो जाएंगे, तो फिर मेरा सारा कुछ बर्बादे हो जाएगा, इसलिए हम कंबल पहले कट देंगे, बकाया फसल कटेगा तो देंगे। सोच अलग अलग है दोनों का। अब वह समझने लगी उनको कि सही बोल रहा है हल्कू, अगर इस समय इसको हम पैसा नहीं देंगे तो इसको सहना गाली देगा, तो मेरे पति को कोई गाली दे, उसको अपमान करे तो इसको मैं सुनूं और देखूं, ये भी तो मेरे लिए तौहीनी की होगी। अतः वह सोचकर क्या कहती है, वह तैयार हो जाती है पैसे देने के लिए, परंतु वह बिल्कुल ही
तड़प कर दुखी होकर पैसा देना के लिए तैयार होती है। अब आइए, उसने जाकर आले से रुपए निकाले और हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली तुम छोड़ दो अब की से खेती। आले मीन्स आलमारी हुआ। वह गई मुन्नी और अलमीरा से पैसा निकाल कर लाई और सहना ये हल्कू के हाथ पर रख कर बोली कि ये पैसे लो और अब की से खेती छोड़ दो। मजूरी करोगे तो रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, यह भी उसी में झोंक दो, पर उस पर भी धौंस। वह अपनी गरीबी पर, अपनी मजबूरी पर गुस्सा करती हुई, भड़कती हुई कहती है कि मजदूरी करके खेती में लगाओ और खेती से जो उपज हो बकाया वाले को दे दो और उसका धौंस सहते रहो। ऐसा खेती नहीं करना है, मजदूरी करके ही अपना सब काम करना है। इस साल से सारा खेती बंद कर दो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। हल्कू भी नहीं चाहता था कि उसको पैसे दे, वह भी कंबल खरीदने के ही पक्ष में था, वह अपनी पत्नी के सहमत में था, परंतु वक्त और परिस्थिति उस समय ऐसा था कि यदि पैसा नहीं देता तो सहना गाली देता। उससे बचने के लिए वह न चाहकर भी ऐसा कदम उठाया, उसको पैसे देने के लिए चल दिए। उसने मजूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। यह आज निकले जा रहा था, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता से दबा जा रहा था। उसे अपनी दीनता पर बड़ा शर्म हो रहा था, ग्लानि हो रही थी कि मुझे इतनी गरीबी है कि मेरे पास एक कंबल नहीं है। आज बच्चों देखो, वह पैसा कंबल के लिए मजदूरी करके जमा करके कंबल खरीदने के लिए रखे हुआ था और बकाया वाला का दबाव और धौंस था, पैसा लेने के लिए सहना आया था। वह न चाह करके भी उसे पैसा दे दिया। अब आगे उसे अपने गरीबी पर गलानी हो रहा था। अब सेकेंड प्लॉट है बच्चों, जो पूस की अंधेरी रात, भयानक पूस के महीना में कुहासा रहता है छाया हुआ, वर्षा ठंडा एकदम शीतलहरी चलता है, उसमें भी कुहुरा गिरता है, दीने में बुझाता है कि टप 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 गिरता रहता है। लोग डर से घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में रहते हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, दिन में ही अंधेरा छा जाता है और रात्रि होते ही अंधेरी रात में भयानक अंधेरा लगता है। सड़क पर गाड़ी चलता है तो पता नहीं चलता है कि आगे मोटरसाइकिल है कि टेम्पू है कि ट्रक है कि जीप है। ऐसा स्थिति होता है, हाथ नहीं सूझता है सड़क पर, ऐसा विषम परिस्थिति रहता है बना हुआ। तो इस परिस्थिति की रात्रि का भयानक दृश्य दिए हैं लेखक। आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। तारा उगा हुआ था परंतु तारा भी ठंडा से ठिठुर रहा था। इतनी ठंडक थी कि जमी से लेकर आसमान तक जो है सो फैला हुआ था। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर एक पुरानी चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। देखिए, हल्को एक बांस और ऊख की पत्ती का टेम्परोरी तात्कालिक छप्पर डाल करके वह खेत के किनारे उसमें एक खाट था, खाट के ऊपर वह एक पुरानी चादर ओढ़े हुए थर थर काँप रहा था और उसका संगी जबरा वह उस खाट के नीचे वह पेट में अपना मुंह छिपाए हुआ ठंड से कूं कूं करता था। एक गरीब आदमी का हालत और उसके कुत्ता का हालत देखिए, और एक अमीर आदमी के पास चले जाइए
उनका हालत देखिए और उनके कुत्ता का हालत देखिए। वो अपने भी जो है सो एयर कंडीशन में रहते हैं और उनका कुत्ता भी एयर कंडीशन में रहता है। उनके एक कुत्ता पर जितना खर्चा होता है उससे एक साधारण परिवार चल जाएगा। इतना खर्चा एक कुत्ता पर होता है, उस खर्च में एक छोटा सा साधारण परिवार चल जाएगा। इतना खर्चा एक कुत्ता पर होता है। तो एक अमीर आदमी अपने कुत्ता के साथ जाड़े में कैसे सोता है कि जाड़ा भी उसके दरवाजे पे जाता है तो हड़बड़ा के देख के भाग जाता है, अंदर नहीं घुसता है, गेट पर से ही भाग जाता है। और एक गरीब आदमी जो कैसे सोया हुआ है और किस हालत में उसका कुत्ता जमीन पे थर थर काँप रहा है, दोनों कैसे अपना जीवन यापन इसी धरती पर कर रहे हैं, दोनों का अंतर लेखक ने बताया है। हल्कू ने घुटनों के गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता था घर में पुआल पर लेटा रहो, तो यहाँ क्या लेने आए थे? क्या अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने अब परे परे दुम हिलाई और अपनी कुकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। दोनों थर थर काँप रहे थे, दोनों ठंड से परेशान थे, दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अंततः जबरा जो है को हल्कू ने डांटा कि मैं यहाँ ठंडक में हूँ, तुम घर पर क्यों नहीं रहा, तुम क्यों चले आए तो अब ठंडक को सामना करो। और जबरा ऐसा है कि अपना साथी का साथ दे रहा है, वह घर पर न रह कर के हल्कू के साथ ठंडक में उस जमी पे है। ऊपर हल्कू है तो नीचे जबरा है उसका मित्र। कुत्ता कितना वफादार प्राणी होता है। अब आइए, हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम पी चुका, यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़ा का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। देखिए बच्चों, हल्कू के इस कथन को प्रेमचंद जी ने बता रहा है कि एक हल्कू कैसा है कि ठंडक में थर थर काँप रहा है, न तो उसका रहने के लिए घर है, न तो उसको ओढ़ने के लिए कंबल है। वह खेत के किनारे है और एक ऐसे भगवान है, धनवान हैं, जो अपने महल में आलीशान मकान में है। उनके पास तरह तरह की विधि व्यवस्था है। उनके दरवाजे पर मजाल है कि जाड़ा जाएगा, अगर जाड़ा जाएगा तो वहाँ की गर्मी को देख के घबरा के भागेगा। तो इसी धरती पर दोनों आदमी रहते हैं। जाड़े में पूस की रात दोनों काट रहे हैं। एक अमीरी ठाठ बाट से काट रहे हैं, एक गरीबी फटे हाल होकर काट रहे हैं। दोनों को ठंडक परेशान कर रहा है, परंतु एक कम परेशान है, दूसरा ज़्यादा परेशान है। यही अंतर है। अब आगे देखिए बच्चों, हल्कू उठा, गद्दे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठकर बैठ गया। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की बार सो जाऊं। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे गोदी में सुला लिया। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वह झट पर उठा और
छपड़ी से बाहर झांककर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। बच्चों, परेशानी, जारा से परेशान था दोनों। जारा किसी तरह से हल्कू ने चवरा को अपने गोद में सुला लिया जारा से बचाने के लिए उसको। इसी क्षण उसके खेत पर जानवर आ जाते हैं। उसकी आहट जबरा को सुनाई दिया। हल्कू ठंड से ऐसा परेशान था कि उसके कलेजे में कंपन हो रही थी। वो समझ गया था कि अगर हम बाहर जाएंगे तो ठंडा मार देगा, मर जाएंगे। इसलिए वह नहीं गया, चाह के देख के भी नहीं गया। परंतु उसका मित्र कितना वफादार था। वह दौड़कर अब खेत के चारों तरफ भौंकता रहा, जानवर को भगाता रहा। परंतु जानवर उससे थोड़े भागने वाला है। सारे खेत को रौंद कर चढ़ गया, परंतु हल्कू वहाँ से उतरा नहीं। वह भी ठंड से उसे ऐसे हथकड़ी की तरह, बेड़ी की तरह जकड़ गया था कि उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। धन्यवाद बच्चों। अब अगला प्लॉट 2 प्लॉट हो गया। अब तीसरा प्लॉट अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।